हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर बैंकिंग के ऊपर। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एग्जिम बैंक, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो ये बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ था और क्यों एस्टैब्लिश हुआ था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये सब हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे। चलिए जानते हैं एग्जिम बैंक क्या होता है। एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बना क्यों? तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। देखिए, ऐसा था कि इंडिया में हर एक चीज़ की स्पेशलाइज्ड बैंक्स थे। जैसे हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक था HDFC या हुडको, ये सारे बैंक स्पेशलाइज थे हाउसिंग लोन के लिए या हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए। इन द सेम वे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए ICICI, IDBI, ये सारे स्पेशलाइज्ड बैंक्स थे जो इंडस्ट्रियल को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते थे। इन द सेम वे एग्रीकल्चर के लिए भी हमारे पास NABARD था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लेकिन इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के लिए कोई स्पेशलाइज्ड बैंक था नहीं। तो पार्लियामेंट के एक्ट में, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, हमको ये एहसास हुआ कि इंडिया के लिए स्पेशलाइज्ड बैंक होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ध्यान दे, जिसका प्राइमरी मेन गोल या प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं या इंडिया की इंटरनेशनल ट्रेड कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड बैंक की ज़रूरत थी और उसी लिए एक्सिम बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। दैट इज एक्सिम बैंक इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कैसे इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं एक्सिम बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ था और किसने एस्टैब्लिश किया था। तो एक्सिम बैंक क्या होता है वो हमने जाना, अब देखते हैं। Export Import Bank of India was set up by the Act of Parliament, the Export Import Bank of India Act 1981। तो कौन से एक्ट के अंदर? एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्ट, बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981, ये एक्ट के अंदर एक्सिम बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। मैंने आपको बताया कि मेन इंटेंशन ही क्या था कि इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना है। अब इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए हमको अपने एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। और फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा? तो एक्सिम बैंक करेगा। इसीलिए इसी ऑब्जेक्टिव के साथ एक्सिम बैंक फॉर्म हुआ था, ताकि एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे, उनको फंडिंग या फिनेंसिंग की हेल्प करेंगे और साथ साथ में असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ फिनेंशियल हेल्प नहीं होती, उनको प्रोसीजर सिखाना, उनको कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाना है या जो प्रोसीजर्स कैसे फॉलो करने चाहिए, वो सब कुछ एक्सिम बैंक ट्रेनिंग देती है एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को। तो वही लिखा हुआ, ध्यान समझना। एंड फॉर द फंक्शनिंग एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंगेज इन फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट। कहने का मतलब सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जो एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए या इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए काम कर रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशन को भी हेल्प प्रोवाइड करना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये भी काम किसका था? एक्सिम बैंक का था। एंड विद अ व्यू टू प्रमोट द कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, ताकि कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े एंड द मैटर कनेक्टेड देयर एंड कंसर्न, और उसके इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे वो इजीली सॉल्व हो जाए। मतलब एक अथॉरिटी होती है जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके जा सकते हो। तो ये एक्सिम बैंक वही काम करती है कि हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर कल को आती भी एक्सपोर्टर्स को या इंपोर्टर्स को प्रॉब्लम, तो उनके पास एक अथॉरिटी है जिसके पास जाके वो अपनी प्रॉब्लम को का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो एक्सिम बैंक क्यों फॉर्म हुआ था वो आपको समझ में आ गया होगा। कौन से एक्ट के अंदर फॉर्म हुआ था? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981, इस एक्ट के अंदर पार्लियामेंट के एक्सिम बैंक फॉर्म हुआ था या एस्टैब्लिश हुआ था। क्लियर है? अब समझते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सिम बैंक। मैंने अभी आपको बताया मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कैसे हम लोग इंडिया के एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकें। अगर एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है तो ज़रूरी है कि हम जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करें। सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस से कोई काम नहीं होगा, उनको ज़रूरी हेल्प भी प्रोवाइड करनी है, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है, उनको प्रमोट भी करना है कि कैसे वो हमारे देश के फाइनेंशियल एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और वैसे ही एक्सपोर्टर्स को ढूंढना या फिर ऐसी अलग अलग रिसोर्सेज पे जाके टैप करना, ताकि हम लोग एक्सपोर्टर्स नहीं बना सके। देखिए, जितना देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा उतना देश अमीर होगा, उसकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन जो होगी वो फेवरेबल होगी। तो हर एक देश यही चाहता है उसके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स। पर इसका ये मतलब नहीं कि इम्पोर्ट नहीं होने चाहिए। ऑफकोर्स अगर हम लोग इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो कोई हमारे गुड्स भी कोई नहीं खरीदेगा। इट्स ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन जब हम लोग भी इम्पोर्ट करें और हम लोग एक्सपोर्ट भी करें। ऐसा नहीं हो सकता हम लोग चाहें कि हमारा एक्सपोर्ट्स तो हो लेकिन इम्पोर्ट हो ही ना, हम लोग
खरीदे ही नहीं, तो वो नहीं होता। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट दोनों ज़रूरी होते हैं। तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चलते रहें, उसकी फंडिंग के लिए एग्जिम बैंक का क्रिएशन हुआ था। अब यही चीज़ हम लोग फॉर्मल भाषा में समझ लेते हैं। पहला, टू एंश्योर द इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच इन सॉल्विंग द एलाइड प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय एक्सपोर्टर्स इन इंडिया। कहने का मतलब इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, एग्जिम बैंक का ऑब्जेक्टिव था कि वो उन प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े और हमारे एक्सपोर्टर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, दैट इज प्रोसीजरल कोई दिक्कत ना आए। और कोई दिक्कत आती है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रोसीजर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई प्रोसीजर की वजह से या प्रॉब्लम्स की वजह से वो उसने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको एग्जिम बैंक सॉल्व करेगा, उसका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, टू पे स्पेसिफिक अटेंशन टू एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्निकल सर्विसेज, के हम लोग एक्सपोर्ट क्या करें, कैपिटल गुड्स भी करें। देखो कंज्यूमर गुड्स तो हम लोग बरसों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा मेन फोकस है कि हम लोग कैपिटल गुड्स भी एक्सपोर्ट करें, टेक्निकल सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करें। अब टेक्निकल सर्विस में इंडिया बरसों से कर रहा है और बहुत अच्छा भी कर रहा है, क्योंकि इंडियंस ही हैं जो बहुत सारी सर्विसेज पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स में अभी हम लोग लैग कर रहे थे, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंज्यूमर गुड्स तो हम लोग एक्सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन हमको अब कौन से कैपिटल गुड्स को भी एक्सपोर्ट करना। तो सेकंड क्या हो गया, कैपिटल गुड्स और टेक्निकल सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने पे ज़्यादा फोकस करना है। तीसरा, टू प्रोवाइड एक्सपोर्ट प्रोजेक्शन, पहले से हमको पता होना चाहिए कितना प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट होने वाला है, तो प्रोजेक्शन पहले से पता होगी तो उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। चौथा, टू फैसिलिटेट एंड एनकरेज जॉइंट वेंचर एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल सर्विस इंटरनेशनल एंड मर्चेंट बैंकिंग। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कई बार हम लोग जब बाहर एक्सपोर्ट करते हैं या फिर बाहर अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इंडिविजुअली करें, हो सकता है किसी और के साथ मिलके करें। मैंने अपने से इस पहले वाले वीडियो में बताया था कि जॉइंट वेंचर कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कोई कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है, तो वो कोई ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंपनी के साथ मिल के दूसरी कंट्री में उस कंपनी के साथ मिल के कर सकते हैं। जैसे रेनॉ ने किया था, रेनॉ ने इंडिया में आया तो वो महिंद्रा के साथ टाई अप किया। हीरो होंडा में होंडा ने भी जब इंडिया में आया तो टू व्हीलर के सेगमेंट में उसने हीरो के साथ टाई अप किया। वैसे ही अगर हम लोग भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी सर्विसेज या टेक्निकल सर्विसेज, तो हम अपनी सर्विसेज को कंबाइन कर सकते हैं दूसरी कंपनी जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, ताकि हमको भी अपना उस मार्केट में अपने पैरों को जमाने में या फिर अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में हेल्प मिल सकती है। तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्निकल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा, एग्जिम बैंक प्रोवाइड करेगा। अगर ऐसा कोई जॉइंट वेंचर में हम लोग को एक्सपोर्ट टेक्निकल सर्विसेज चालू करना है तो उसके लिए हेल्प भी कौन करेगा, एग्जिम बैंक करेगा। चौथा, टू फैसिलिटेट एनकरेज, ये तो हो गया। पांचवा, टू एक्सटेंड बायर्स क्रेडिट एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। सिंपल है, पैसों की जरूरत पड़ेगी तो क्रेडिट फैसिलिटीज भी कौन देगा, एग्जिम बैंक देगा कि हाँ भाई एक्सपोर्ट करो, पैसा हम लोग लगा देंगे। तो एग्जिम बैंक ऐसा बोलेगा, फंडिंग प्रोवाइड करेगा, लोन्स देगा एक्सपोर्टर्स को, ताकि इंपोर्टर्स को भी ऑफकोर्स, ताकि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज कर सके हमारे देश का। टू टैप डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट फॉर रिसोर्सेज अंडरटेकिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन एक्सपोर्ट सेक्टर। कहने का मतलब क्या है, ऐसी जगह पर देखो हमारा देश चाहता है कि हम लोग क्या करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं। तो एग्जिम बैंक क्या करेगा, अलग अलग जाके देश के अलग अलग पार्ट्स में जाके रिसोर्सेज को टैप करेगा कि कहाँ पे हम लोग एक्सपोर्टर्स को इंक्रीज कर सकते हैं या किसको हम लोग एक्सपोर्टर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है डोमेस्टिक मार्केट में, तो एग्जिम बैंक आएगा, उसको बोलेगा कि तू अब एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर, फंडिंग हम लोग दे देंगे, हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे, टेक्निकल असिस्टेंस भी देंगे, सारी हेल्प करेंगे ताकि हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़े, उस कंपनी का भी इंडिविजुअल फायदा होगा, हमारे देश का भी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं डोमेस्टिक रिसोर्सेज को टैप करना ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। आगे, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर इंपोर्टर एक्ट एज एन प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सिंपल सी बात है, एग्जिम एट द एंड ऑफ द डे बैंक है, बैंक क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसको, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का। ये मेन क्रेडिट था एग्जिम बैंक चालू करने का कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को, ताकि हमारे देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स बढ़ सकें। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक काम क्या करता है वो हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव्स, अब बात करते हैं फंक्शन। तो पहला फंक्शन है फाइनेंस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। यही मैंने अभी आपको पहले से ही बताया कि एग्जिम बैंक का फॉर्मेशन ही इसलिए हुआ ताकि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बढ़ सके, उसको फंडिंग प्रोवाइड कर सके। हमारे एक्सपोर्टर्स जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको फंडिंग प्रोवाइड करेगा कि हाँ भाई आपको एक्सपोर्ट करना है तो हम लोग पैसा लगाते हैं, आप प्रोडक्शन करिए और एक्सपोर्ट करिए। इन द सेम वे इंपोर्टर्स को भी फंडिंग फाइनेंशियल फंडिंग प्रोवाइड करेगा कि हाँ भाई बाहर से गुड्स खरीदिए
यहाँ पे बेचिए, कमाइए और मेरा लोन वापस चुका दीजिए। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना किसको, एक्सपोर्टर्स को और इंपोर्टर को। तो पहला ऑब्जेक्टिव या पहला फंक्शन क्या हो गया, पहला फंक्शन होता है कि एक्सिम बैंक जो है वो फंडिंग या फिनेंस प्रोवाइड करता है किसको, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को। दूसरा, फिनेंस ऑन डिफर्ड बेसिस। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने फंडिंग प्रोवाइड कर दी, काम खत्म हो गया। डिफर्ड बेसिस मतलब लगातार, बार बार लगातार डिफर्ड बेसिस पे फंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो हम बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया। बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए डिफर्ड या बार बार एन्यूटाइज्ड मैनर में हम लोग को मेहनत करनी पड़ती है। तो ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा फंडिंग भी चाहिए रहेगी। हर बार फंडिंग चाहिएगी तो हर बार एग्जिम बैंक देगा। ऑफकोर्स उसको रिटर्न भी मिलना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई सही जगह पे वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो एग्जिम बैंक प्रोवाइड फाइनेंस ऑन डिफर्ड बेसिस फॉर इंपोर्टिंग कैपिटल इक्विपमेंट्स, के बाहर से इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए डिफर्ड बेसिस पे फंडिंग देती है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट फॉरेन कंट्रीज विल बी मोर, इंडियन इंपोर्टर कैन नॉट अफोर्ड टू पे लमसम, क्योंकि इंडियन इंपोर्टर्स एक साथ पैसा नहीं भर पाएंगे। तो डिफर्ड बेसिस पे हेल्प कौन करने वाला है, एग्जिम बैंक करेगा कि एक साथ पैसे नहीं भर सकते, कोई बात नहीं, ईएमआई के फॉर्म में भर दो। फंडिंग कौन दे देगा, एग्जिम बैंक दे देगा। तीसरा, लीज फिनेंसिंग का काम भी करता है या फैसिलिटी भी देता है कौन, एग्जिम बैंक। तो वो लिखा है इट प्रोवाइड्स लीज फिनेंस फॉर द इंपोर्टिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या आपको कैपिटल इक्विपमेंट जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं जनरली, तो उसको पैसे, उसकी रिक्वायरमेंट के लिए जो पैसे चाहिए उसको लीज फिनेंसिंग का काम भी कौन करता है, एग्जिम बैंक। अंडर द क्रॉस बॉर्डर लीजिंग द लेसर मे बी इन द फॉरेन कंट्री वाइल लीजी विल बी इन इंडिया। जो लेसर है वो हो सकता है इंडिया के बाहर हो, लेकिन लीजी जो लीज ले रहा है, लीज पे ले रहा है कोई भी गुड्स, वो इंडिया में होता है। द एग्जिम बैंक हेल्प्स द इंडियन लेसर इन ऑब्टेनिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट। और तो जो जिसको पैसे की जरूरत है उसको फंडिंग रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फंडिंग रिक्वायरमेंट लेसर जो देगा उसको हेल्प करता है लेने में, एक्वायर करने में। तो एग्जिम बैंक का काम क्या है, फंडिंग एक्वायर करने में भी हेल्प करता है किसको, लेसी को। फिनेंस टू एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स, ओएनजीसी जैसी कंपनियां हैं जो बहुत सारी कंट्रियों में जाके वहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज का काम कर रही है। जैसे इसमें भी एग्जाम्पल दिया, अभी अपने पढ़ेंगे, तो वहाँ पे काम करने के लिए भी इनिशियल स्टेज पे तो फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो वो फंडिंग भी इनिशियल स्टेज पे कौन प्रोवाइड करता है, एग्जिम बैंक करता है। तो वो लिखा हुआ है export project in third world countries are financed. India has taken up various exports in third world countries such as railway projects in Tanzania. तंजानिया में अभी हमारा रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है जो इंडिया बना रही है। सिमिलरली प्रोजेक्ट ऑन सम ऑयल वेल्स इन कुवैत, कुवैत में ऑयल वेल्स का काम कौन कर रहा है, ओएनजीसी कर रही है। वैसे इराक में भी बहुत सारा ऑयल का काम कौन कर रहा है, ओएनजीसी कर रही है कि हाँ भाई कैसे हम लोग को वो ऑयल, उनके पास बहुत सारे ऑयल वेल्स हैं, वहाँ से ऑयल निकालने का काम कौन कर रहा है, ओएनजीसी कर रही है। तो ये सब के लिए फंडिंग चाहिए। तो इनिशियल स्टेज पर जब तक उनकी कमाई शुरू नहीं होती तब तक इनिशियल स्टेज पर फंडिंग कौन प्रोवाइड कर सकता है, एग्जिम बैंक। लाइन ऑफ क्रेडिट अलग अलग तरीके से, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से फंडिंग प्रोवाइड करता है, अलग अलग तरीके से फंडिंग प्रोवाइड करता है कौन, एग्जिम बैंक। अलग अलग तरीके हैं, जैसे एग्जिम बैंक प्रोवाइड फाइनेंस टू सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक को देगा, और सेंट्रल बैंक किसको देगी, कमर्शियल बैंक को देगी, कमर्शियल बैंक किसको देगी, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को। तो मतलब डायरेक्टली नहीं देता है, कभी कभी इनडायरेक्टली फंडिंग भी करता है। रीफाइनेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज, कई बार रीफाइनेंसिंग का काम भी करता है। रीफाइनेंसिंग बहुत फेमस हो गई थी अभी गीतांजलि जेम्स के केस में, अगर आपको पता हो तो नीरव मोदी के केस में रीफाइनेंसिंग होती थी। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली लोन नहीं लेते, हम लोग लोन लेते हैं फॉरेन कंपनियों से, फॉरेन कंपनी या फॉरेन बैंक से। फॉरेन बैंक हमको तब तक लोन नहीं देगी जब तक हमारे बैंक्स उनको गारंटी नहीं देते। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग गारंटी इंडियन बैंक से ले रहे हैं और पैसा ले रहे हैं फॉरेन बैंक से। ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती है। तो रीफाइनेंसिंग भी उसी टाइप का ही होता है। एग्जिम बैंक ऑब्टेन्स बल्क लोन लेती है किससे, फॉरेन करेंसी से इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और बल्क लोन लेके वहाँ से लोन लेके किसको, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को लोकल लेवल पे दे देती है। टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट फाइनेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपोर्टर्स में रिक्वायर डिफरेंट फॉरेन, और अलग अलग एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उनको अलग अलग टाइप के लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो होता है। ये सारी सर्विसेज कौन दे देता है, एग्जिम बैंक दे देता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी फंड, इक्विटी फंड में भी हम एग्जिम बैंक का बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है, म्यूचुअल फंड में भी और स्टॉक मार्केट में भी। तो एग्जिम बैंक ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द शेयर्स डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनीज इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट्स। मतलब जो कंपनियां, देखिए ऐसा है ना कि कोई भी सेक्टर अच्छा काम करेगा तो उसकी प्राइजेस बढ़ती है। जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो जो फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर वर्ल्ड कप के जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर समझ लो कि ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल टीवी, अभी टीवी की सेल बहुत बढ़ जाती है, तो टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर का प्राइस भी बढ़ जाता है। इन द सेम वे जो राइट्स खरीद के बैठे उनके शेयर प्राइस पे भी असर पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, कोई सेक्टर जब बूम पे होता है तो उसके रिलेटेड जो कंपनियां होती है उनके शेयर प्राइस भी बढ़ते हैं। वैसे ही अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा तो ऐसी कंपनियां जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा रही है उनके शेयर प्राइस भी बढ़ते हैं। तो एग्जिम बैंक हेल्प करता है कि हाँ भाई शेयर प्राइस बढ़े, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, क्योंकि वो फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को, और उन फंडिंग से कंपनियां क्या खरीद रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है, और
उन कंपनियों के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सिम बैंक ने हेल्प किया शेयर प्राइस को बढ़ाने में। क्लियर है। कंसल्टेंसी सर्विस मैंने अभी आपको बताया कि एक्सिम बैंक सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प नहीं करता, वो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को ट्रेनिंग भी देता है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है एक्सपोर्ट करने में या इंपोर्ट करने में तो वो डायरेक्टली एक अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। उस अथॉरिटी का नाम क्या है? एक्सिम बैंक, जो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ। सिंपल है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि कैसे एक्सपोर्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई नए से नए एक्सपोर्टर्स को हेल्प करता है, प्रमोट करता है ताकि वो भी एक्सपोर्ट कर सके और हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो वही लिखा हुआ है, एक्सिम ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर असिस्टेंस टू द एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स को टेक्निकल सर्विस और अदर असिस्टेंस भी देता है। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स आर एनालाइज्ड बाय द एक्सिम बैंक। बैंक क्या करता है? अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करता है, देखता है कौन सा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है, जिसमें ज़्यादा स्कोप होता है उसको और फंडिंग और अच्छा बनाने की और बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है, और जिसमें कोई प्रोजेक्ट में कम स्कोप दिख रहा है या फिर कुछ कमी दिख रही है तो उन कमियों को दूर करता है, उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। लास्ट आता है डिस्काउंटिंग एक्सपोर्ट बिल्स। एक्सपोर्ट बिल्स भी एक तरह से फंडिंग का या फिनेंसिंग का ही काम करना होता है। डायरेक्ट फिनेंस नहीं देते तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बिल डिस्काउंट करते हैं वैसे बिल्स भी एक्सपोर्ट बिल्स भी डिस्काउंट होते हैं। तो एक्सपोर्ट बिल्स जो फ्यूचर में हमको पैसा मिलने वाला है तो उसको अभी फंडिंग की ज़रूरत है, तो एक्सिम बैंक उसको अभी फंडिंग दे देता है डिस्काउंट करा के, ताकि फ्यूचर में जब वो बिल पास होगा तब एक्सिम बैंक को वापस लौटा सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़ी नॉमिनल चार्जेस लेता है एक्सिम बैंक, लेकिन एक्सपोर्टर्स को और इंपोर्टर्स को फंडिंग मिल जाती है। तो वो लिखा है, अपार्ट फ्रॉम अबव असिस्टेंस ऑल्सो प्रोवाइड डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट बिल। देयर इज ऑल्सो एक्सपोर्ट फाइनेंस फॉर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होते हैं उसका भी फाइनेंसिंग करना है या फिर डिस्काउंटिंग करना है उसका बिल्स, तो वो भी एक्सिम बैंक करता है। सिंपल है, इतना सिंपल सा था आपका एक्सिम बैंक। आपको समझ में आया होगा फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सिम बैंक, दोनों में से एक तो एग्जाम में हर बार ही पूछते हैं। मुझे उम्मीद है आपको एक्सिम बैंक के बारे में कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।